नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज एक रनवे का शिलान्यास हुआ है। इसको आप एशिया का सबसे बड़ा रनवे भी कह सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कह सकते हैं और भाजपा के लिए 2022 और 24 का रनवे भी इसे कह सकते हैं। यानी कि सूबे को मिला है चुनावी रनवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 29,650 करोड़ रुपए की लागत से 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनने जा रहा है ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश अगले 3 सालों के अंदर देश के सबसे प्रमुख विमानन केंद्रों के तौर पर स्थापित हो जाएगा। उस समय तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे ज्यादा मॉडर्न ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उस समय तक 16 अन्य एयरपोर्ट परिचालन में शामिल हो जाएंगे। इस तरह से ये देश में हवाई मार्गों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहने वाला राज्य होगा। पीएम मोदी ने आज इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम के साथ में मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान देखने को मिले, मंच पर उन्हीं के साथ मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा है, सुनिए। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीतापुर में होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 जिलों के करीबन 40,000 बूथ अध्यक्षों को 2022 विधानसभा चुनाव में बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र देते नजर आए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीतापुर आध्यात्मिक और सूफी संतों की धरती रहा है। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन मनोज पांडे की ये जन्म स्थली है। इसके साथ ही बूथ अध्यक्षों से कहा कि जब उन्होंने कार्यकर्ता से बात की तो उनका उत्साह देखकर सुखद एहसास हुआ है। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी बूथ अध्यक्ष से बात किया करता था, कमेटी की बैठकों में भी जाया करता था। बूथ जीता समझो चुनाव जीत गया। जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो सुनील जी बंसल को मैं कह रहा था, सुनील जी, जो उत्साह मैंने कार्यकर्ताओं के अंदर देखा है, बूथ के कार्यकर्ताओं के अंदर, मैंने तो जायजा लिया। यदि किसी बर्तन में चावल पक रहा हो तो पूरा चावल मलकर देखने की जरूरत नहीं होती है, 2, 4, 10 चावल ही उठाकर आप अंदाज लगा सकते हैं चावल पक गया कि नहीं पक गया। मैंने भी अंदाज लगा लिया, मैंने अंदाज लगा लिया कि अब उत्तर प्रदेश में भी चावल पक चुका है। अब 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आपने कमाल किया है, आप ही के दमखम पर यह करिश्मा हुआ है कि सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करने लगी है कि आज भारत की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि कोई है तो हमारी और आपकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और रक्षा मंत्री जी को ये बात भी समझनी चाहिए कि ज्यादा देर तक आंच में चावल रखा रहे तो जल भी सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होगा कि नहीं, सीटों पर फंसे दांवपेच के बीच अब ये फाइनल हो गया है। सपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर यूपी 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सपा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी एक साथ मेरठ में 7 दिसंबर को रैली करने वाले हैं। ये सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की पहली रैली होगी। इस बड़ी रैली को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ संबोधित करने वाले हैं। हालांकि अब तक सीट बंटवारे को लेकर के किसी तरह का कोई घोषणा नहीं हुई है, तो वहीं इस ऐलान के बाद आगरा में दल बदल चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हुए दिग्गजों की अब सीटों के बंटवारे पर नजर टिकी हुई है। आगरा जिले में 9 सीटें हैं, इसके लिए सबका अपना गणित है। दावेदार गोटियां सेट करने में जुट गए। लखनऊ की दौड़ भी तेज हो गई है। टिकट की आस में समाजवादी पार्टी में शामिल दावेदारों के दिल भी धड़क रहे हैं। तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। तौकीर, लगातार सस्पेंस पे सस्पेंस है और कोशिश राष्ट्रीय लोकदल की कि 50 की जो डिमांड की गई थी लमसम उसका आंकड़ा छुआ जा सके, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश कि 36 पर टिका कर रखो और 4 पर साइकिल का चिन्ह होगा। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं किसान बिल जो वापस हुए हैं उसके बाद का ये समीकरण नजर आ रहा है, क्योंकि किसान बिल जब चल रहा था, जब किसान बिल को लेकर आंदोलन चल रहे थे, पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर काफी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रही थी। इसी को माना जा रहा था कि आरएलडी जो एक बड़ी डील करना चाहती थी समाजवादी पार्टी के साथ और उनकी बड़ी डिमांड भी थी। लेकिन जैसे किसान बिल वापस हुए और जहां किसानों में थोड़ा सा रोष कम हुआ है, तो अब समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़कर अब बैटिंग कर रही है। माना जा रहा है यही वजह है कि अब आरएलडी भी किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन करना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से ऐलान हो चुका है कि कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में होगी। तो अब आखिरी पार्टी जो आरएलडी के लिए बचती है वो समाजवादी पार्टी का है और इसी को लेकर उनकी मुलाकात भी हुई अखिलेश यादव से। और माना यह भी जा रहा है कि करीब 30 ऐसी सीटें हैं जिसमें आरएलडी पश्चिम में अपना परचम लहराएगी, वहां पर उनके कैंडिडेट प्रत्याशी मैदान में होंगे और 5 ऐसे उनके प्रत्याशी होंगे जो साइकिल के सिंबल पर मैदान में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं समीकरण बैठाने की तैयारी में जुटे हुए हैं दोनों दल। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार कहते आए हैं कि वो छोटे दलों के साथ जो गठबंधन करेंगे, उसमें कई दल ऐसे भी हैं जिनका औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, लेकिन कई अभी ऐसे हैं जिनसे अभी बातचीत चल रही है। अभी कमरों के अंदर तय हो रहा है कि आखिर कैसे उनको टिकट दिया जाएगा, कैसे उनकी भागीदारी होगी इस पूरे गठबंधन में। आज जातिवादी पार्टी की जो वो है उनको संजय चौहान, उन्होंने एक रैली की और अपना एक बड़ा तबका दिखाया है कि उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं वो अखिलेश यादव को पूरी तरह से अपना
शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके पास बड़ा जनाधिकार है और इसी के तहत वो अब डील भी करना चाह रहे हैं कि उनको भी टिकट की भागीदारी की जाए, उनको भी टिकट दिए जाए। तो अभी तक ये समीकरण सिर्फ पूर्वांचल की राजनीति नजर आते थे, लेकिन आरएलडी जो पश्चिम की राजनीति करती है उत्तर प्रदेश की, अब उन्होंने भी अब पूरी तरह से ऐलान कर दिया और माना जा रहा है कि मेरठ की एक रैली के बाद ही उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ऐलान करेंगे कि वो दोनों एक साथ हैं और उसके बाद रैली में वो दोनों नजर आएंगे। सीटों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि वो, क्योंकि औपचारिक घोषणा कोई नहीं की गई है, तो माना जा रहा है कि उस रैली के बाद से तस्वीर साफ होगी कि कौन कितने टिकट पे होगा, किसके प्रत्याशी कहां किस सीट पर मैदान में होंगे। तो अभी बहुत कुछ खुलकर सामने आना बाकी भी है। तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है, लेकिन हाल ही में जो रैली होने वाली है, मंच से बहुत बड़े ऐलान हो सकते हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी एक साथ सामने आएंगे और जिस तरीके से दोनों ने ट्वीट किया है इस मुलाकात के बाद, वो ट्वीट भी बेहद खास हो जाता है, जिसमें बढ़ते कदम का जिक्र और बदलाव का जिक्र किया गया है। जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करी। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है या फिर डिस्क्लोज नहीं हुआ है। आपको बता दें कि करीबन 15 मिनट तक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद राजा भैया ने कहा कि वो जन्मदिन की बधाई देने आए थे। नेताजी हमारे पूज्य हैं। सपा से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी सपा से गठबंधन पर बात नहीं हुई है। जब समय आएगा तब गठबंधन पर भी बात होगी और आज की मुलाकात का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। चुनाव से पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले राजा भैया ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और ये ऐलान कब हुआ था ये भी आपको बता दें, जिस दौरान राजा भैया पदयात्रा उन्होंने निकाली थी पार्टी को, करीबन उनकी पार्टी की सालगिरह थी। उस दौरान वो अयोध्या पहुंचे थे, रामलला के दर्शन किए थे और जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी पार्टी को इतना समय हो गया है, 2022 का चुनाव है, क्या कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कुछ करना नहीं है, किसी से मेरा कंपटीशन नहीं है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ। कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम आया नहीं होगा और हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहे। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए, इसमें कोई और निहितार्थ बात। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू महोबा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने 27 नवंबर को होने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया है, व्यवस्थाओं को परखा, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधा। प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहां उपस्थित रहेंगी। जो कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, उन प्रतिज्ञाओं को यहां बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। बुंदेलखंड जिसकी अपनी एक पहचान रही है, आज बुंदेलखंड को गैर कांग्रेसी सरकार में लूटा गया है, खसोटा गया है। यहाँ का किसान दुखी है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। पिछले दिनों अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के नाते लोगों का फसल बर्बाद हुआ। 1 रुपया मुआवजा बीमा कंपनियों ने नहीं दिया और बीमा कंपनियों ने यहाँ के लोगों के पैसे को लूटा। देहरादून में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा है। एक दिन पहले ही देहरादून में 19 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले थे। अब तक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI के 11 ट्रेनी IFS अधिकारी कोरोना वायरस की जद में हैं। बताया जा रहा है कि 11 ट्रेनी IFS अधिकारी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए आए थे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को FRI के हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है, इसके अलावा साथी अधिकारियों की जांच भी की जा रही है। FRI के अपर निदेशक डॉक्टर SK अवस्थी का कहना है कि 48 अधिकारियों का दल लखनऊ में ट्रेनिंग पर आया था और इसके बाद दिल्ली से देहरादून आने के दौरान सभी के सैंपल लिए गए थे और इनमें से 8 अधिकारी संक्रमित मिले। इसके बाद 3 अन्य अफसर भी कोरोना वायरस की जद में हैं।
तो बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लॉकडाउन लगाया गया है। एफआरआई और तिब्बती कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड लॉकडाउन घोषित हो गया इन क्षेत्रों में। 11 आईपीएस संक्रमित पाए जाने के बाद से डीएम ने आदेश जारी कर दिए। लॉकडाउन जोन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आहट हो गई है। एक बार फिर से खबर वही आई है जिसकी उम्मीद नहीं थी। देहरादून से ये खबर आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल पूजा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एक बार फिर से राजधानी देहरादून क्षेत्र में लॉकडाउन लागू किया गया है और डीएम ने बकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए हमसे कुछ ही देर पहले। और जिस तरह से हमने ही सबसे पहले ये जनता टीवी में खबर ब्रेक की थी कि एफआरआई में 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और जिसके बाद एहतियातन लॉकडाउन प्रभावी किया जा सकता है। और लगभग आधा घंटा पहले डीएम की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि राजधानी देहरादून के एफआरआई और सहस्त्रधारा रोड पर जो तिब्बती कॉलोनी है वहां पर भी जानकारी मिल रही है कि आधा दर्जन के करीब तिब्बती समुदाय के लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो उसके चलते दोनों ही इलाकों को पूरी तरह से प्रतिबंधित यहाँ पर कर दिया गया है, एक लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। और सीधे तौर पर अब यहाँ पर जो पूरा नियंत्रण होगा वो जिला प्रशासन का होगा। जो भी गतिविधियां यहाँ पर रसद सामग्री पहुंचानी होगी, खाद्य सामग्री को लेकर जो भी चीजें होगी वो सीधे जिला प्रशासन मुहैया कराएगा। किसी भी तरह की आवाजाही यहाँ पर अब नहीं की जाएगी। जो भी चीजें होंगी वो सीधे तौर पर जिला प्रशासन के अंडर में होंगी। बिल्कुल अजीत, क्या ये जो रूल्स लागू किए गए हैं, जिस तरीके से पैंडेमिक के दौर में कंटेनमेंट जोन्स को फॉलो किया जा रहा था, ठीक वही पैटर्न अपनाया जाएगा? बिल्कुल, आपने ठीक समझा। और जिस तरह की जानकारी जो एक आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर 25 तारीख यानी आज से लॉकडाउन प्रभावी करने की तिथि उसमें अंकित की गई है, लेकिन वो कब तक लागू रहेगा इसको उसमें नहीं अंकित किया गया है। तो साफ है कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान एक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, कंटेनमेंट जोन यहाँ पर कई घोषित किए गए थे, तो उसी कड़ी में आज जिला प्रशासन ने 2 क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रभावी कर दिया है। अब कल इंतजार इस बात का रहेगा कि लॉकडाउन के बाद शासन स्तर पर क्या मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि 20 तारीख को ही उत्तराखंड को पूरी तरह से फ्री यहाँ पर किया गया था सभी गतिविधियों के लिए और 5 दिन बाद दोबारा यहाँ पर लॉकडाउन प्रभावी किया गया है 2 इलाकों में। तो साफ है कि जो सरकार समझ रही थी जिसके चलते लगातार कोरोना कर्फ्यू, कोविड कर्फ्यू को लगातार बढ़ाया गया था और 20 तारीख को ही उसको पूरी तरह से स्टेट से हटाया गया था और अब 5 दिन बाद ये बड़ी खबर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली स्थिति है और शासन प्रशासन को भी अलर्ट इस पर होना होगा। बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा पंचायत प्रतिनिधियों से थाने में कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए डीआईजी और प्रदेश के समस्त एसपी को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आज रुद्रपुर के गांधी ग्राउंड में लोक योजना अभियान 2021 के तहत आयोजित सबकी योजना सबका विकास स्तर पर आधारित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश के शिक्षा एवं खेल मंत्री अरविंद पांडे, जिला के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी लगातार बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रदेश मुख्यालय में आयोजित चुनाव प्रभारी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता प्रभावित है। आम जनता को मालूम है कि कौन सा राजनीतिक दल विकास और जनता के कल्याण को लेकर काम कर रहा है, जिसके चलते आने वाले चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से विजयी होकर सरकार बनाने के काम में लग जाएगी। सामने है और चुनौतियां भी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ में प्रबंधन और ये किसी भी काम के लिए आवश्यक होता है और स्वाभाविक है कि प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और आगे रणनीति ये सारी बनेंगी और उसी रणनीति के तहत उन्हीं योजनाओं के तहत हम लोग आगे जाएंगे। और मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 22 में 2/3 बहुमत लेकर आएगी और उसका कारण कि विकास, आम जनता विकास चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर विशेष चौमुखी विकास करने का जो काम हुआ है वो सब ने जनता ने देखा है।